से लड़ा था और जीत कर गया हूँ। बाई जी के, निर्मला जी शक्तावत के सामने। और आने वाला चुनाव भी मुझे लड़ने का मानस नहीं है, तो जीवन का आखिरी चुनाव भी यहीं से लड़ रहा हूँ। बाकी चंद्रमा तो मेरे खुद ही बच्चे के समान है। 40 साल के, 40-45 साल की एज है। कोऑपरेटिव सेक्टर में बीजेपी कमजोर रही है। मैं महामंत्री था उस समय, सहयोग करके यहाँ पे इंस्पेक्टर बदलाया और इसको कोऑपरेटिव का उसका बैंक का हेड बनाया। विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। लगभग सभी सीटों पर उम्मीदवार भी घोषित हो गए हैं। चित्तौड़गढ़ से भारतीय जनता पार्टी ने अब कर एक बार फिर पूर्व मंत्री और राजस्थान भाजपा के कद्दावर नेता नरपत सिंह राजवी पर अपना भरोसा जताया है। नरपत सिंह राजवी चित्तौड़ के लिए नए नहीं हैं, वो पहले भी यहाँ रचे बसे हैं, एक एक कार्यकर्ता से परिचित हैं। वहीं इस बीच विधायक चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट कटने से विरोध के स्वर भी उभर कर आए और उन्होंने भी चुनाव लड़ने के लिए घोषणा कर दी। इन सब परिस्थितियों में राजवी किस तरह से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे और किस तरह से इस रणभेरी को आगे जीत की ओर ले जाएंगे, आइए हम जानते हैं नरपत सिंह राजवी से। हमारे साथ हैं नरपत सिंह राजवी। सर, जिस तरह से टिकट पहले विद्याधर नगर से आपका कटा, उसके बाद चित्तौड़गढ़ से मिला और चित्तौड़गढ़ में जो भाजपा के अंदर विरोध और हालात बनते हैं, उन सब चीजों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? टिकट कैसे मिला, क्यों मिला, पार्टी ने डिसाइड किया और पार्टी हित में ही डिसाइड करके और तय किया होगा, तो उसमें तो कोई क्वेश्चन मार्क और कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। जहां तक विरोध का प्रश्न है, जब 2 बार विधायक रह लिए तो थोड़ा सा आक्रोश मन में भावना उत्पन्न भी होती है। मेरी ये शक्ति है, ऐसा लगता है। तो परेशानी को देखते हुए जो भी इन्होंने किया, एक तो प्रकटीकरण होता है। मैच्योर आदमी होगा तो वो, मैच्योर कार्यकर्ता होगा तो वो प्रकट नहीं करता है, अपने वरिष्ठों से बात करेगा और उनको बताएगा। अब घोषणा कर दी कि मैं, पहले तो ये था कि चुनाव चिन्ह ले आऊंगा, मेरे को टिकट अलॉट हो जाएगी। आज भी स्वागत है अगर वो लेकर आते हैं तो। आफ्टर ऑल हमारा तो चुनाव चिन्ह है, वो है आइडेंटिटी। अभी तक वो चुनाव चिन्ह और मोदी जी का चेहरा, नड्डा जी का चेहरा, वही तो लेकर घूम रहे हैं। दूसरे दल, क्योंकि हम आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं और आइडियोलॉजी के आदमी कभी भी आइडियोलॉजी के विरोध में जा नहीं सकते। आज विश्व पटल पर देखें, सोचें कि क्या वास्तव में नरेंद्र मोदी देश के लिए आवश्यक है। मैं महामंत्री, उनके वो महामंत्री थे गुजरात में, मैं महामंत्री था, प्रदेश महामंत्री राजस्थान से। जो अंतर्राष्ट्रीय सीन है, चाहे वो इजराइल का हमास के साथ लड़ाई हो, चाहे यूक्रेन हो, ये अंतर्राष्ट्रीय जो ग्लोबलाइजेशन का और रूस जैसा राष्ट्र को भी दूसरे छोटे देशों से हथियार मंगवाना पड़े, वो स्थिति हो, तो ये सोचने पर अपन मजबूर होते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में बहुत छोटा मानता हूं, लेकिन अगर विश्व युद्ध होता है तो आपको नेतृत्व क्या वैसा चाहिए जैसा पहले कांग्रेस शासन में रहा है? क्या चीन और पाकिस्तान उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे?
हमारे को हमारे देश के लिए नरेंद्र मोदी की आवश्यकता है, जरूरत है। उसी तरह से जरूरत है जैसे रोज खाने में नमक और चीनी की भी अपने को आवश्यकता है। ये जो पढ़ा लिखा वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है, वो इस चीज को समझता है और इसलिए इसमें जी जान से देश के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए राजस्थान में, ताकि हम ज्यादा सांसद जिताकर भेजें और अगले 5 साल नरेंद्र मोदी की सरकार रह जाए तो देश उस स्थिति में पहुंच जाएगा कि छोटे मोटे झटके अगर कोई देने की कोशिश करेगा तो वो मुंह की खाएगा। हमारा दुश्मन पड़ोसी है तो वो सिंगल फ्रंट अब नहीं होने वाला है। जब कभी भी पीओके की बात आएगी और वहां पे भी आंदोलन चल रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप मान के चलिए कि 2 फ्रंट्स होंगे। देश मजबूत होगा तभी वो दोनों फ्रंट्स पे अपने विजयश्री हासिल कर पाएगा, वरना 38,000 वर्ग किलोमीटर नेहरू जी छोड़ ही आए थे नहीं। तो ये बड़े लार्जर परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं तो बहुत कुछ बातें आती हैं। जब टिकट तो मेरी भी कटी थी, मैंने कहीं ये कहा है क्या कि मेरे अधिकार को या मेरे हित को अनदेखी की गई है? मैंने किसी से बात भी नहीं की और मूल कारण है कि हम जानते हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम कैसा भारत छोड़कर जाएंगे। खुद के परिवार में देख लें, जब अपने किसी बुजुर्ग की डेथ होती है, नहीं होती है, वो शायद काम कुछ नहीं करते होंगे लेकिन छत्र छाया रहती है, हाथ आशीर्वाद रहता है, तब तक वो घर बंधा हुआ चलता है। और जैसे जैसे समय गुजरेगा लोग भूलने लगते हैं, लेकिन देश की बाउंड्रीज को भूला नहीं जा सकता, देश के इंटरेस्ट को भूला नहीं जा सकता। इसीलिए ये विरोध का जानकारी होते हुए भी मनाने का प्रयास करेंगे, बात करेंगे। कांग्रेस का कैंडिडेट कौन आता है उसके ऊपर भी ध्यान रखेंगे। अभी तक तो लिस्ट आई नहीं है, लेकिन 1-2 दिन में सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जहां तक रहने का नहीं रहने का, तो मेरी तो पारिवारिक जो थी आवश्यकताएं, बच्ची की शादी है वो हो गई भगवान की कृपा से अच्छी तरह से। तो अब यहाँ पे आराम से रह भी सकता हूँ। मेरे को क्या 2 टाइम खाना खाना है और क्या करना है, मिलना है लोगों से। टिकट कटने के बाद आपको बीकानेर का भी ऑफर दिया गया, मसूदा का भी ऑफर दिया गया, चित्तौड़ का भी दिया गया, तो चित्तौड़ चयन का क्या कारण रहा? चयन नहीं है, जो सजेशंस देते हैं, देने वाले जो भी हैं, वो सजेशंस ही देते हैं। कई और जहां पे टिकट डिक्लेयर नहीं हुए, कईयों के नाम दिए। शाहपुरा का भी कहा था। अब मेरे को पता है कि शाहपुरा की क्या स्थिति है, मेरे को पता है कि मसूदा की क्या स्थिति है। और बीकानेर में सिद्धि मेरी पोती लगती है। मेरे लिए विधायक बनना मेरे खुद के लिए कोई आवश्यक नहीं था, तो मैंने मना किया है कि मैं इतने सनातनी होते हुए, जब हम सनातन की बात करते हैं तो मैं उसका जो है वो सीट पे मैं क्लेम करूं। अगर पहले कहते तो मैं उसको खुद को बुलाकर बात करता और उसको कहता कि आप घर बैठो, घर बैठ जाओ, आप कोई दिक्कत नहीं। मानती वो। चॉइसेस ऐसे नहीं, वो फ्लोट कर रहे थे कौन कौन सी सीटों पे अभी डिक्लेयर नहीं हुए। चॉइस नहीं थी, चॉइस का नहीं था। बट मैंने वो साफ मना किया कि ऐसी स्थिति में मेरा विधायक बनना कोई आवश्यक नहीं है। फिर भी पार्टी ने उपयुक्त समझा
कि नहीं आपको चुनाव तो लड़ना है। भैरव सिंह जी शेखावत का शताब्दी वर्ष है और इसके अंदर पार्टी आपको बिना चुनाव लड़ाए ऐसे करे तो उसमें बहुत गलत मैसेज जाएगा। तो जैसे आप ठीक समझो करो। लेकिन मैंने वो जो बात हुई है वो जयपुर में ही हुई है। ना तो मैं कहीं दिल्ली गया हूँ, ना मैं दिल्ली जाता हूँ, ना किसी की चापलूसी करता हूँ। मैंने मेरी ईमानदारी से पार्टी का काम किया है और उसी का फल मेरे को यहाँ से मिला है। एक मुद्दा ये भी है, चुनाव होंगे तो ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल में भाजपा ही भाजपा से लड़ेगी। उस स्थिति को निपटने के लिए किस तरह से आप मैनेज चीजें होंगी, किस तरह से उस संघर्ष को, आपसी संघर्ष को कैसे खत्म किया जाए? नहीं, कोई आपसी संघर्ष वाली बात नहीं है। अधिकांश जो मैंने देखा है, मैंने तो वीडियोस भी देखे हैं और पता भी किया है, कोई भी नामचीन पुराना कार्यकर्ता या मजबूत कार्यकर्ता साथ नहीं लगा। भीड़ तो है, लेकिन वो भीड़ प्रतापगढ़ की भीड़ चित्तौड़गढ़ में वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगी। उनसे आर्थिक रूप से जो बिजनेस में जुड़े हुए हैं, चाहे वो शराब का हो, चाहे वो माइनिंग का हो, नेचुरली है, उनको सैलरी दे रहे हैं तो उन्हीं के साथ रहेंगे, उनसे मैं उम्मीद नहीं करता हूँ। लेकिन भाजपा के सिंबल से और विचारधारा से जुड़ा हुआ आदमी कहीं भी इधर उधर नहीं जाएगा, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ। एक आरोप कल ये भी लगा कि आपकी ओर से चंद्रभान के समर्थकों को बार बार धमकियां दी जा रही है, धमकाया जा रहा है कि हम फार्म नहीं भरने देंगे, तुमने साथ दिया तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये क्या सारे मामले क्या हैं? ये कपोल कल्पित ही हो सकते हैं। हमारी तो शैली नहीं है धमकाने की और ना कुछ कहने की। इंडिविजुअल्स आपस में कोई किसी ने कहा हो, मेरे को जानकारी नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई भी ऐसी हरकत भी नहीं करेगा। धमकाना तो दूर, अभी तक बात ही नहीं की। 15 साल में एक जनरेशन बदली है, नई जनरेशन भी वोटर्स के रूप में कन्वर्ट हुई। उस जनरेशन को आप अपने साथ लेने के लिए क्या नई योजना लेके आए हैं? देश प्रथम नई जनरेशन के रगों में है और नरेंद्र मोदी उनके दिमाग में है, दिल में है। उससे बड़ी योजना और क्या हो सकती है? जो भी केंद्र योजनाएं लेकर आता है उसकी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन राज्य में हो तो युवा और ज्यादा प्रफुल्लित होगा और उसको लाभ मिलेगा। मैं उन गिने चुने लोगों का नहीं कह सकता जो नशेड़ी हैं या जिनके फाइनेंशियल, जो वित्तीय जो तनख्वाह में है या आर्थिक आधार पर किसी न किसी प्रकार से जुड़े हैं, उसका नहीं कह सकता। बाकी चंद्रमा तो मेरे खुद ही बच्चे के समान है। 40 साल का, 40-45 साल की एज है। कोऑपरेटिव सेक्टर में बीजेपी कमजोर रही है। मैं महामंत्री था उस समय, सहयोग करके यहाँ पे इंस्पेक्टर बदलाया और इसको कोऑपरेटिव का उसका बैंक का हेड बनाया और उसके बाद ही तो स्थिति में आए हैं। तो पूरे जिले भर से जो व्यवस्थापकों को कह के जो भीड़ इकट्ठी करते हैं या प्रतापगढ़ से और से राशि देकर लाते हैं, तो वो कुछ दिखावे के लिए तो अच्छी है। मैसेज क्या जाएगा? कुछ लोग साहब, लोगों को क्या पता बाहर के हैं, ये तो आएगा इतने हजार भीड़ आई। भाई उसके पास पैसा है, वो भीड़ कर देगा। वो भीड़ वोट में कन्वर्ट नहीं होती। आपको सेवा करने के माध्यम है, पैसा कमाने का माध्यम नहीं है। विधानसभा का या सांसद बनना, ये बनना। अब सीपी जोशी जी से इनकी नहीं बनती, क्या कारण है क्या नहीं, क्योंकि मैं तो 15 साल में राजनीतिक रूप से आता तो रहा हूं, लेकिन राजनीति में मैंने कभी इंटरफेयर नहीं किया।
मेरा सिर्फ ध्येय था कालिका माता का दर्शन करना, जो पुराने साथी हैं उनसे संपर्क करना, सांवरिया सेठ का दर्शन करना और अगले दिन सुबह वापस जयपुर जाना। पहला चुनाव भी मैंने यहीं से लड़ा था और जीत कर गया हूं, बाई जी के, निर्मला जी शेखावत के सामने। और आने वाला चुनाव भी मुझे लड़ने का मानस नहीं है, तो जीवन का आखिरी चुनाव भी यहीं से लड़ रहा हूं। और जैसा कि जानकारी मिल रही है, उन्हीं के परिवार को में से किसी को टिकट दे रहे हैं, तो अंत भी, लास्ट चुनाव भी मैं यहीं से लड़कर जीत कर जाऊंगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। सीपी जोशी पे इस सब घटनाक्रम के बीच में एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि उन्होंने एक तीर से 2 शिकार कर लिए। इसको आप कैसे देखते हैं? मैं तो पार्टी अध्यक्ष है, इसलिए उनका दायित्व का सम्मान करता हूँ। बहुत ज्यादा मित्रता पहले भी नहीं रही है, मैं तो इंटरफेयर भी नहीं करता था। और बातसोड़ा से श्रीचंद जी के सुझाव के आधार पर जिला परिषद का टिकट 94 या 95 में पहली बार दिया था। उससे पहले तो आप लोगों को जानकारी ये कहाँ थे। ये इन बातों का, इन चीजों पे क्या असर होता है? मेरी आपकी नहीं बनती है तो ठीक है, आप उसको, समाचार है उसको टोन डाउन करके छापेंगे, लेकिन इशू है ही नहीं, ये तो गायब करना तो संभव नहीं होता। तो उनकी तो बोला इन दोनों की लड़ाई का, नरपत सिंह ना उसमें पक्ष में है ना विरोध में है, हम तो सिंबल है उसके साथ में। इस सब घटनाक्रम के बीच चंद्रभान जी से बातचीत हुई आपकी, जिसने टिकट कटाया उसके बाद? नहीं, मैं तो कहा अभी तक संपर्क नहीं किया। और वो स्वाभाविक है, थोड़ा गुस्सा रहता है, इसीलिए लेट भी मेरा आना हुआ। मैं नवरात्र में हर बार आने की कोशिश करता हूँ, इस बार आया इसीलिए नहीं, किसी को भी पॉलिटिकल टूल मान लेंगे। मैं तो मेरे हिसाब से आकर दुर्गा सप्तशती का अध्याय करता हूँ कवच और किले को, उसके बाद में वापस चला जाता हूँ। इस बार इसीलिए नहीं आया, करेंगे बात, देखते हैं। चंद्रभान ये दावा करते हैं कि मेरा मुकाबला कांग्रेस से होगा, आपसे नहीं। इसको आप कैसे देखते हैं? अभी उन्होंने 2 ही चुनाव लड़े हैं, कांग्रेस से ही मुकाबला होगा। और सद्बुद्धि देगा भगवान, ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं लड़के भी डैमेज मेरे को करने की कोशिश करें, वो भी स्थिति नहीं रहेगी। एक अंतिम सवाल, आने वाले 5 साल में चित्तौड़ को आप कहाँ ले जाना चाहेंगे? चित्तौड़ को 70 साल के और 10 साल जो मैं यहाँ पे विधायक रहा हूँ, उसमें तो आकलन करने के, बताने की जरूरत नहीं आप लोगों के सामने, लेकिन पूरा स्टडी और करना पड़ेगा, क्योंकि बेरोजगारी अधिक है, ज्यादा टेक्निकली साउंड एजुकेटेड वर्कफोर्स यहाँ पर नहीं है, तो चेंजेस काफी कराने पड़ेंगे ताकि यहाँ के युवाओं को रोजगार में अवसर हो। स्वरोजगार के भी और ऑप्शंस जो प्रधानमंत्री की योजनाओं से है, अभी तक तो राजस्थान में एक भी हुआ नहीं है, उसको भी प्लान करके और जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से और ज्यादा सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से याद है, आप जब उद्योग मंत्री थे तो आपने सोनियाना में पूरा उद्योग का सेज बनाया था, लेकिन वो आज भी डेवलप नहीं हुआ, तो उसको लेके कोई प्लानिंग? मेरी जानकारी में है, मैं डिटेल तो नहीं पता, लेकिन सेंट गोबेन को शायद इन्होंने अलॉट किया है। सेंट गोबेन शीशा बनाने, ग्लास बनाने की कंपनी,
मेरा जब किया, मेरा सोच था कि एक्सटेंशन हो भीलवाड़ा। तो अब देखते हैं क्या क्या किया जा सकता है। डेफिनेटली उसको भी विस्तार भी करना होगा और उसके ऊपर प्लान आउट करना होगा, करें। ये थे नरपत सिंह राजवी, जिन्होंने चित्तौड़ के भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा की, राजनीतिक चर्चा भी की, और अंतोगत्वा आपने यह भी ऐलान कर दिया कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। पहला भी मैंने चित्तौड़गढ़ से लड़ा, अंतिम भी मैं यहाँ से जीत कर जाऊंगा। अब देखते हैं भविष्य के गर्त में क्या होता है। अविनाश चतुर्वेदी, आकाशगंगा न्यूज, चित्तौड़।